हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि जो हमारे एड्स की डिसीजेस होती है वो किस टाइप से होती है और उसका जो वायरस है उस वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है। इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि जो एड्स है वो यदि किसी व्यक्ति में हो जाता है तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान किस प्रकार से करेंगे। तो जो एड्स का वायरस होता है उसकी पहचान करने के लिए एक टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट होता है हमें इसमें पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एड्स। तो इसमें जो एक टेस्ट होता है उस टेस्ट में जो रोगी व्यक्ति होता है उसके ब्लड से एक सीरम लिया जाता है। आपको पता है कि सीरम जो है ब्लड का एक प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक सीरम होता है। तो जो ब्लड में उपस्थित सीरम रहता है उस सीरम का टेस्ट किया जाता है, उसे बॉडी से निकाला जाता है और उस सीरम में कुछ ऐसी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं या विशिष्ट प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं। इन प्रतिरक्षी कोशिकाओं के पाए जाने के कारण ही इस रोग की पहचान होती है। यदि सीरम में इस एड्स से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक एंटीबॉडी नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा व्यक्ति है या जो पर्सन है वो एड्स से संक्रमित नहीं है। और यदि सीरम में वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो इस रोग से इन्फेक्टेड है या संक्रमित है। इसके बाद बात करें कि कंट्रोल की कि हम एड्स की जो बीमारी है उस पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी वायरस हो, चाहे वो HIV वायरस हो, कोरोना वायरस हो, एटसेट्रा, कोई भी वायरस हो, उस पर इतने जल्दी कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि वायरस जो है वो बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन बॉडी के अंदर करता है। तो इसका नियंत्रण या कंट्रोल एक ही हो सकता है कि हम इंटरकोर्स से बचें और जब ब्लड डोनेशन होता है या किसी भी प्रकार के ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है या अंग प्रत्यारोपण होता है तो हम जिस भी व्यक्ति के ब्लड को लेते हैं या फिर तो उस ब्लड की जांच करवानी चाहिए कि उस ब्लड में किसी भी प्रकार के HIV वायरस प्रेजेंट तो नहीं है। और हम जब अंग प्रत्यारोपण करते हैं यानी कि जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, कोई भी डोनेशन होता है जो दूसरे ऑर्गन को हम लेते हैं तो हमें देखना चाहिए कि उस ऑर्गन में किसी भी टाइप का ये HIV वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इसका कंट्रोल इसी टाइप से किया जा सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट कंट्रोल करने का वे है वो सबसे इजी वे ये है कि हम इंटरकोर्स से बचें और जितने ज़्यादा हो सके इस बीमारी जो वायरस होता है उस वायरस के सिम्टम्स को जानें और अवेयरनेस रखें कि किस टाइप से हमें इन्फेक्टेड कर सकता है। इसके बाद है इसका ट्रीटमेंट कैसे करें यानी कि एड्स का जो उपचार है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो एड्स का सही उपचार अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन यदि हम चाहें तो एड्स के लिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो रेगुलरली ये ट्राई कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीन बने या फिर इसका कोई इंजेक्शन हो। तो जो हमारे एक बुल्गारिया एक देश या फिर जो भी हो, बुल्गारिया के एक साइंटिस्ट हैं, उनने एक इंजेक्शन को इन्वेंट किया है। उस इंजेक्शन का नाम है TIAS। ये जो इंजेक्शन है ये हमारा एक इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन के थ्रू हम एड्स वायरस पे कंट्रोल कर सकते हैं। और जो यदि हम बात करें एड्स के और भी ट्रीटमेंट हैं तो सेकेंड ट्रीटमेंट ये है कि इसमें जीन थेरेपी भी हो सकती है। जीन थेरेपी में क्या होता है कि जो जीन थेरेपी होती है वो इस टाइप से होती है कि जो कोई भी गड़बड़ी युक्त जीन है जिससे वो डिसीजेस हो रही है उस जीन को हम एक अच्छे जीन द्वारा रिप्लेस कर दें। कोई भी बीमारी का जो जीन है उस जीन को हम एक अच्छे क्वालिटी के जीन से रिप्लेस कर दें तो ये जो रोग है ये बच सकता है। तो एड्स से रिलेटेड जो जीन थेरेपी होती है उस थेरेपी में WBC यानी कि जो वाइट ब्लड कार्पल सेल्स हैं, क्योंकि इनकी थेरेपी ही होती है। और क्यों इन्हीं की थेरेपी होती है? क्योंकि हमारी ये WBC को डिस्ट्रॉय करता है HIV का वायरस। और थर्ड इसके लिए कुछ मेडिसिन्स भी हैं। उन मेडिसिन्स में कंपाउंड
कंपाउंड क्यू एक औषधि है, हमारी मेडिसिन है। इस मेडिसिन से भी हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि हम बात करें कि इस रोग के सिम्टम्स कैसे हैं, हम कैसे बताएंगे, कैसे डायग्नोस्ट करेंगे कि किस व्यक्ति के लिए एड्स वायरस है या नहीं। तो एड्स वायरस के जो सिम्टम्स हैं कि एड्स वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद कौन कौन से सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला ये है कि जो रोगी व्यक्ति होगा उसको भूख लगना बंद हो जाएगी, खाना ठीक तरह से नहीं खाएगा, उसकी जो लिम्फ या जो लसिका होती है, लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाएगी, अचानक से उसका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, यानी कि भारहीनता हो जाएगी। और रेगुलरली जो फीवर है हर 2-3 दिन में ठीक होने के बाद फिर से वो आएगा और बार बार उसको फीवर आएगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, वजन घट जाएगा और जो लसिका ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियां में सूजन या स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये हमारे एड्स के सिम्टम्स थे। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो हमारे एसटीडी डिसीजेस होती हैं उन डिसीजेस में एड्स के बाद ऐसी कौन सा जो डिसीजेस है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन है वाली है। तो एसटीडी जो डिसीजेस है उसमें सेकंड है हमारी गोनेरिया। गोनेरिया जो एक डिसीजेस होती है वो डिसीजेस निसेरिया गोनेरिया नामक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होती है। और इसमें क्या होता है कि जो निसेरिया गोनोरिया जो बैक्टीरिया होता है ये जीवाणु किसी भी व्यक्ति के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है और उनमें संक्रमण करता है। और यदि हम बात करें कि जो गोनेरिया है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो इसके लिए बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं जिनमें से सल्फोनेमाइड, पेनिसिलिन आदि का यूज़ होता है। और इसके बाद यदि हम बात करें कि जो ट्राइकोमोनियोसिस ये भी एक एसटीडी डिसीजेस है। जो ट्राइकोमोनियोसिस होती है वो ट्राइकोमोनियोसिस जो डिसीजेस होती है वो प्रोटोजोआ से होती है। और ये जो डिसीजेस है इस डिसीजेस में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही इन्फेक्ट होते हैं। और ट्राइकोमोनियोसिस से भी बचने के लिए सल्फोनेमाइड, पेनिसिलिन इनका यूज़ होता है। इसके बाद यदि हम बात करें एक और डिसीजेस की, वो है सिफिलिस। जो सिफिलिस है ये एक बैक्टीरिया से होती है और इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडिम। ट्रिपोनिमा पैलिडिम ये ट्रिपोनिमा पैलिडिम से होती है। और जो सिफिलिस रोग होता है इस सिफिलिस रोग में भी हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेटस होता है, इन सभी में इन्फेक्शन होता है। और यदि हम इसकी बात करें कि इसके लिए कौन सी मेडिसिन इन्वेंट की गई है या कौन सी मेडिसिन है जिससे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उन मेडिसिन्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है सल्फोनेमाइड और सेकंड है पेनिसिलिन। और इसके बाद एक और बीमारी होती है जो कि एसटीडी है और इसका नाम है एनजीओ का पूरा नाम इसका पूरा नाम है नॉन गोनियोकोकल वायरस। ये जो नॉन गोनियोकोकल वायरस डिसीजेस है ये इस वायरस से होती है और इस वायरस का जो इन्फेक्शन है वो भी हमारे प्रजनन अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही इन्फेक्ट करता है। तो यदि हम पूरा ऑल ओवर इसका जो निष्कर्ष है वो देखें कि जो हमारी एसटीडी डिसीजेस हैं वो किस पार्ट को इन्फेक्ट कर रही हैं, तो ये हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करती हैं। और इन बीमारियों से जो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो उसमें फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है वो
बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड होती है और उसमें जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब जो वायरस या जो बैक्टीरिया है वो उसका जो संक्रमण चरम सीमा पर होता है तो ये जो कैपेसिटीज़ होती हैं ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। तो आपने देखा कि एसटीडी डिसीजेस किस प्रकार से होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।